हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आज की क्लास में हम सन 2015 का जो पेपर आया है बोर्ड एग्जाम का उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी का वेलकम है। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास। देखिए, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो हमारे सामने आ रहा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में पहला हमारे कोर्स के बाहर है, साझेदारों द्वारा व्यवसाय में निजी प्रयोग के लिए निकाली गई पूंजी क्या कहलाती है। साझेदार जब अपने निजी उपयोग के लिए यदि व्यापार से पैसा निकालेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम सभी को मालूम है, उसे हम बोलते हैं आहरण। क्लियर। चलिए, अगला है ख्याति बराबर अदाब गुणित 100 बटे सामान्य ब्याज की दर। यह ख्याति की गणना किस विधि का सूत्र है। अब ये कौन सी विधि का सूत्र है ये, तो ये ख्याति की गणना के लिए अलग अलग विधियां हैं। औसत लाभ विधि, ठीक है, अधिलाभ विधि, उसके बाद में पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण में अधिलाभ का पूंजीकरण, ठीक है। तो ये कौन सी विधि का सूत्र है, ये अधिलाभ का पूंजीकरण। क्या बोलेंगे हम इसको, अधिलाभ का पूंजीकरण। इसके माध्यम से ख्याति की गणना की जाती है। फिर लेखांकन प्रमाप 10 किससे संबंधित है, तो लेखांकन प्रमाप 10 का संबंध किससे संबंधित है, ख्याति के लेखे से संबंधित है या ख्याति से। फिर ये वसूली खाते में संपत्तियों को किस कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है। जब हम वसूली खाता बनाते हैं तो चिट्ठे में जितनी संपत्तियां हैं उन सारी संपत्तियों में से केवल रोकड़ और बैंक में रोकड़ को छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों को वसूली खाते में हम एज इट इज उठा के ले आते हैं। मतलब उन्हें पुस्तक मूल्य पर, किस मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है, तो उन्हें पुस्त मूल्य के ऊपर हस्तांतरित किया जाता है। अब ये पुस्त मूल्य का मतलब होता है कि चिट्ठे में जिस वैल्यू पर लिखी गई है उसी मूल्य पर उसको हम वसूली खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। क्लियर। चलिए, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, सही जोड़ी वाला क्वेश्चन है। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन हमारे कोर्स के बाहर है। दूसरा है साझेदारी की मृत्यु पर उसके हिस्से का जो भुगतान है वो किसको किया जाएगा, उसके कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा। कानूनी उत्तराधिकारी का मतलब कि जब वो फर्म में शामिल हुआ तो उसने अपना नॉमिनी किसी को घोषित किया है, या तो पत्नी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है। तो जो कानूनी रूप से जो लिखा पढ़ी में जिसका नाम लिखा होगा वो होगा। फिर है वसूली खाता क्या होता है, तो फर्म के समापन पर खोला जाता है। जब फर्म बंद हो रही होती है, मतलब फर्म का व्यवसाय बंद हो रहा हो, संपत्तियों को बेचा जा रहा हो, दायित्वों का भुगतान किया जा रहा हो, उस समय एक कौन सा खाता खोला जाता है, वसूली खाता। अंश पत्र में परिवर्तन, तो अंश पत्र में परिवर्तन मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील ऋण पत्र। कैसे ऋण पत्र जो कि अंशों में बदले जा सकते हैं वो परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, तो जब जैसे अंशों के निर्गमन से राशि प्राप्त होती है ऐसे ऋण पत्रों के निर्गमन से भी राशि प्राप्त होती है, और ये एक बहुत बड़ी राशि होती है और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति। भाई, जो बड़ी रकम बड़ी राशि प्राप्त होती है तो पूंजीगत रूप में होती है और इसलिए इसको कौन सी प्राप्ति बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, हम ऑब्जेक्टिव टाइप में चलते हैं। पहला फिर वही कोर्स के बाहर है। दूसरा है साझेदारी सल्लेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है और साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में यदि कोई साझेदार मांगता है कि नहीं मेरे को तो 12% ब्याज चाहिए, 15% ब्याज चाहिए, लेकिन नहीं, जब समझौता नहीं हो और यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस समय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदार को उसके ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। क्लियर। आगे है पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है। भाई पुनर्मूल्यांकन, सबसे पहले तो ये कि पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, तो उनके बीच में लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, साझेदार प्रवेश कर रहा हो या कोई पुराना साझेदार फर्म को छोड़ के जा रहा हो, ऐसी कंडीशन में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। इसका मतलब कि पुनर्मूल्यांकन पर जो भी लाभ होगा वह पुराने लाभ हानि अनुपात में उनके बीच में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। फिर है वसूली खाता है। वसूली खाता किस प्रकार का खाता है, तो मैंने बताया, एक तो लाभ हानि नियोजन खाता, दूसरा
पुनर्मूल्यांकन खाता और तीसरा वसूली खाता। ये तीनों नाम मात्र के खाते हैं और इन्हें हम बोलते हैं अवास्तविक खाता। नाम मात्र कौन सी श्रेणी में आता है? ये अवास्तविक श्रेणी में आता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नाम मात्र याद करके जाते हैं और नाम मात्र तो कहीं लिखा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवास्तविक भी बोलते हैं। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर है ऋण पत्रधारी कंपनी को कौन होते हैं? तो ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम रिक्त स्थानों में। गुणनफल विधि द्वारा खाली स्थान पर ब्याज की गणना की जाती है। भाई गुणनफल विधि, मतलब गुणनफल विधि के द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। यदि याद हो तो 2010 में भी यही क्वेश्चन आए हुए थे और ये 2015 में वही के वही रिपीट हो रहे हैं। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, ये पहले आ चुका है, आपको ध्यान हो तो। दायित्व में कमी फर्म के लिए लाभ होता है। यदि दायित्व में कमी होगी तो लाभ और दायित्व में वृद्धि होगी तो हानि। और एक कहाँ होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं वहां पर, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट पक्ष हानि पक्ष होता है, क्रेडिट पक्ष लाभ पक्ष होता है। कैसे? तो संपत्ति के मूल्य में कमी होना फर्म के लिए हानि है और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना फर्म के लिए लाभ है। तो जब भी किसी संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो उस कमी की राशि को हम डेबिट पक्ष में लिखते, किसके खाते में? पुनर्मूल्यांकन खाते में। ठीक है, तो यहाँ पर दायित्व में कमी फर्म के लिए क्या है? लाभ है और ये पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के खालिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करते हुए, ऋण पत्रधारी तो कंपनी का लेनदार है, ठीक है, वो मालिक नहीं है और इसलिए वो कंपनी के प्रबंधन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता। उसको केवल अपने ब्याज से मतलब है, उसको ब्याज दे दिया जाता है, उसका काम बराबर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम। अब हम सत्य असत्य की तरफ चलते हैं। ट्रू और फॉल्स में देखते हैं। पहला हमारे कोर्स के बाहर है, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। बिल्कुल राइट है, ख्याति को बेचा जा सकता है। जब भी दुकान बेची जाती है या कोई फर्म का विक्रय किया जाता है, व्यापार का विक्रय किया जाता है, तो उसकी ख्याति भी बिकती है। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाते गलत है। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर नहीं बनाया जाता, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, साझेदार के प्रवेश पर या साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर बनाया जाता है, संपत्ति के विक्रय पर नहीं। फर्म के समापन पर चिट्ठा बनाया जाता है, यह भी गलत है। भाई चिट्ठा, फर्म जब बंद हो रही हो उस समय चिट्ठा बनाने से कोई मतलब नहीं है। चिट्ठे की सारी संपत्ति या दायित्व हम वसूली खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, तो चिट्ठा तो अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फर्म के समापन पर चिट्ठा नहीं बनाया जाता है, फर्म के समापन पर वसूली खाता बनाया जाता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ऋण पत्रधारी को कंपनी के अंशधारी भी कहते हैं, गलत है। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, अंशधारी नहीं होते। हाँ, ऋण पत्र जो होता है वह परिवर्तनशील हो सकता है कि उसे हम अंश में बदल सकते हैं, लेकिन बदलेगा तब अंशधारी होगा। ऐसा डायरेक्ट कि हम बोले कि ये ऋण पत्रधारी ये अंशधारी है या अंशधारी भी है, तो नहीं, जब होगा तब होगा वो, लेकिन अभी तो डायरेक्ट वो ऋण पत्रधारी ही है कहलाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 2015 में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, आपको याद आ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग यदि 2010 से 2024 तक के सारे ये वीडियो यदि मेरे देख लेंगे, मेरे साथ में यदि आप तैयारी करेंगे, तो आपको कहीं पर भी झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की तरफ मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शुरुआत के 5 मिनट के अंदर सारे 32 क्वेश्चन जो है वो एक झटके में कराएंगे और 32 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे। 32 नंबर होना श्योर मतलब 32 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के और 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट होता है वो, तो कितने हो गए? 52 नंबर आप सामान्य रूप से ले आते हैं। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, हमारी प्लानिंग है और इसलिए आप हमारे साथ बने रहे। 2010 से 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक आ गए, इसके और आगे हम बनाएंगे। ठीक है, आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिजनेस स्टडी के भी मैंने शुरू किए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे 10, 11, 12 का, अभी और मैं आप 2013 वाला डालने वाला हूँ। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।